अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन नंबर 124 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे 138 139 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले सेक्शन नंबर 124 क्या कहता है? इंडेमनिटी डिफाइंस इंडेमनिटी, जो कि हमें बताता है अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव other from loss caused to him by conduct of a promiser himself or by conduct of any other person। इंडेमनिटी की जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि किसी को आज़ाद करना, बरी ज़िम्मा करना, कि एक शख्स को ये कह देना, प्रॉमिस करना कि अगर आपको किसी भी किस्म का लॉस होता है मुझसे या किसी थर्ड पार्टी से तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। किस तरीके से? लेट सपोज के ए जो है वो बी को कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आप अपने पास रखें, और ये प्रॉपर्टी से अगर आपको किसी भी किस्म का नुकसान होता है आइदर मुझसे आइदर किसी थर्ड पार्टी से तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद एक इसके अंदर जो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनी होल्डर, इंडेमनीफायर वो शख्स जो नुकसान उठाने का वादा करे, और इंडेमनी होल्डर जिसके नुकसान उठाने का वादा किया जाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 125 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 125 जो है हमें कहता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। राइट्स क्या है इंडेमनिटी होल्डर के? अब आपको इंडेमनिटी होल्डर तो समझ में आ गया, डेफिनेशन पता चल गई आपको। अब यहाँ पर यह है कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर यानी उसके क्या क्या राइट्स हैं जब वो सूट किया जाए, जब उसको कोई सू करे। ऑल डैमेजेस, जितने भी डैमेजेस हैं वो सारे के सारे डैमेजेस। उसके बाद ऑल कॉस्ट, अगर वो कोर्ट में चला, अगर कोई उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है तो जितने भी कॉस्ट है वो, और ऑल सम्स, ये जो है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर हैं जब उसको सू किया जाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 126 एंड 127 बात करता है गारंटी। गारंटी के अंदर एक सबसे पहले होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? इसके अंदर थ्री पार्टीज होती हैं, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है श्योरिटी। क्रेडिटर सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर ऑफ गुड्स किस तरीके से? कि लेट सपोज कि मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, मैं बी को कहता हूं कि आप जो है अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी दूं या अगर मैं आपको ये चीज दूं तो आपकी श्योरिटी कौन लेगा? तो यहाँ पर जो मैं हूँ वो क्या हूँ? मैं हूँ क्रेडिटर, और मैं बी को जब ये कहता हूँ कि ये चीज आप मुझसे किस्तों में ले रहे हैं या आप ये चीज प्रॉपर्टी मुझसे लेना चाहते हैं तो आपकी श्योरिटी कौन लेगा? तो जो बी है वो हो जाता है प्रिंसिपल डेटर, और जो शख्स इसकी श्योरिटी ले उसे हम कहते हैं श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर हु इज टेकिंग गुड्स, जो गुड्स टेक कर रहा है, और श्योरिटी प्रोमिस टू टू क्रेडिटर इफ प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स श्योरिटी विल पे। श्योरिटी कौन होता है? कि वो ये वादा करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर कोई भी डिफॉल्ट करे या वो पे ना करे तो उसको जो है श्योरिटी डायरेक्ट मुझे पे करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 127 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, consideration not necessary। section number 127 is also exception to a general rule of contract act which is provided in section number 25, consideration necessary। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि consideration is not necessary। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो वो जो है विदाउट कंसिडरेशन होगा। अब यहाँ पर जो श्योरिटी प्रॉमिस कर रहा है मुझसे वही आपकी कंसिडरेशन है। उसके बाद सेक्शन नंबर 128 कहता है श्योरिटी लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर, कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव लायबिलिटी है विद प्रिंसिपल डेटर के साथ। उसके बाद सेक्शन नंबर 129 कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या कॉन्सेप्ट है? कंटिन्यूइंग गारंटी का ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 129 के अंदर कि लेट सपोज के जो श्योरिटी है वो मुझे कहता है कि आप 1 मंथ के लिए इसको ये गुड्स देते रहे। अब उसने कहा 1 मंथ के लिए, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप समझे, उसने कहा कि 1 मंथ के लिए आप इसको गुड्स देते रहें। 1 मंथ के बाद मैं इसकी श्योरिटी नहीं लूंगा, उसके बाद 1 मंथ के अंदर आप इसको पहचान लेंगे, उसके बाद अगर आप इसको देना चाहें तो दें, अगर आप इसको ना देना चाहें तो ना दें। अब यहाँ पर कंटिन्यूइंग गारंटी तब होगी कि जब वो ये कहे कि लाइफ टाइम जब तक आप इसको कोई भी गुड्स देते हैं तो उसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। तो जब तक मैं उसको गुड्स देता रहूंगा, उस गुड्स के देने के दौरान
जब कभी भी वो डिफॉल्ट करेगा तो उसका लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी श्योरिटी की तरफ होगी। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूइंग लायबिलिटी, जो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 129 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद आ जाता है 129 130 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी क्या कहती है? अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी इज द फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कब होगी? एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के दौरान कभी भी जो है वो रिवोक कर सकता है, श्योरिटी जो है वो रिवोक कर सकता है कंटिन्यूइंग गारंटी को। लेकिन उसके लिए क्या नेसेसरी है कि इज द फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है उसको नोटिस देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 131, 131 हमें ऑनवर्ड 131 हमें क्या कहता है? 131 कहता है रिवोकेशन बाय श्योरिटी डेथ। 131 सिंपल ये कहता है कि रिवोकेशन होगी जब श्योरिटी की डेथ हो जाए। उसके बाद 132 कहता है लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस। लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस की क्या मीनिंग है? यहाँ पर ये कह रहा है वेयर टू पर्संस कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन to undertaking certain liabilities and also contract with the each other that one of them is liable। अब यहाँ पर लेट सपोज कि मैं ए और बी, सी को ये कहते हैं कि हम दोनों इसकी श्योरिटी लेते हैं या हम दोनों जो है आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मैं ये परफॉर्म ना कर सकूं या अगर मैं जो है किसी भी किस्म की मेरी लाइबिलिटी फुलफिल ना कर सकूं तो इन माय एब्सेंस बी जो है वो इसको फुलफिल करेगा। तो ये जो है टू पार्टीज ए एंड बी, टू पार्टीज की जो है क्या हो गई? लाइबिलिटी ऑफ टू पर्संस, टू पर्संस की लाइबिलिटी हो गई। अब टू पर्संस की लाइबिलिटी क्या है कि अगर ए जो है ना हो तो उस कंडीशन में बी जो है वो उसको परफॉर्म करेगा। उसके बाद सेक्शन में 135 133 टू 135 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 133 क्या कह रहा है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट वेरिएशन made without the surety consent in term of contract between the principal debtor and the creditor discharges the surety as the transaction consequences of variance। ये कह रहा है कि अगर श्योरिटी पर्सन आपकी श्योरिटी लेता है और आप उसके अंदर कोई वेरियस लेके आते हैं, यानी कि आप उसके अंदर कोई तब्दीली लेके आते हैं, जब आप उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली चेंजिंग लेके आएंगे तो वो उसकी श्योरिटी जो है वो उसकी श्योरिटी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसने जिस चीज की श्योरिटी ली थी उसके अंदर आप चेंजिंग लेके आ चुके हैं। तो जब आप चेंजिंग लेके आए तो इन डेट कंडीशन जो श्योरिटी है वो उसके लिए लायबल नहीं है। उसके बाद आ जाता है 134 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 134 सिंपली डिफाइंस कि द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा? एट इन बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज, जब प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जाएगा। और बाय एनी एक्ट और ओमिशन, जब किसी भी एक्ट या ओमिशन से ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर के किसी भी एक्ट से या क्रेडिटर के किसी भी ओमिशन से। अंडरस्टैंड? द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये हैं कि वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद 135 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विथ गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। 135 सिंपली कहता है कि नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी विल बी सूड। लेट सपोज कि मैं एक शख्स ने जो है श्योरिटी ली बी की मुझसे कि सर मुबारक आप जो है इसको ये चीज पे करें, मैं इसकी श्योरिटी लेता हूँ, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं इसको पे करूंगा। अब इन दिस केस क्या होता है कि वो जिसने मुझसे वो गुड्स लिए हैं या जिसने मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जो है भाग जाता है या वो जो है प्रेजेंट भी है, मैं उसको सू नहीं करता, मैं श्योरिटी को सू करता हूँ, तो मैं श्योरिटी को सू नहीं कर सकता। मैं उसी पर्सन को सू करूंगा जिसने मेरे साथ एग्रीमेंट, जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसने मुझसे गुड्स लिए हैं, परचेज किए हैं। उसके बाद आ जाता है 135 136 डिस्चार्ज बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन। 136 क्या कहता है? 136 टू 138 इन विच सर्कमस्टेंसेस श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। 136 कहता है कि वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसके अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती। तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होते व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, जब आप जो है एग्रीमेंट करते हैं किसी भी थर्ड पर्सन के साथ टाइम देने के लिए प्रिंसिपल डेटर को। उसके बाद 137 के क्रेडिटर फॉरबेरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। अब ये कह रहा है 137 सिंपली कह रहा है कि फॉरबेरेंस टू सू,
फॉरबेरेंस टू सू नहीं किया जाएगा। उसके बाद 139 138 कह रहा है रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज इन अदर्स। किस तरीके से? लेट सपोज के 5 जनों ने एक शख्स की श्योरिटी ली, 5 जनों ने एक शख्स की श्योरिटी ली, को उसमें क्या हो गए वो को श्योरिटी, 5 जनों को क्या कहा जाएगा? को श्योरिटी। अब क्या होता है कि जिसकी वो श्योरिटी ली, अब जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके साथ उन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने श्योरिटी ली और जिसको कहा कि हम इस शख्स की श्योरिटी देते हैं, आप इसको एक गुड सेल करें, तो वो जो पर्सन है उसको वो क्या कह रहे हैं? उसको ये कह रहे हैं क्रेडिटर। आप जो 5 को श्योरिटी हैं क्रेडिटर। अब जो क्रेडिटर है वो आप में से 3 को कहता है कि आप तीनों को तो मैं जानता हूँ, आप तीनों तो ठीक है, आपने इसकी श्योरिटी ले ली, अब यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट होता है डजंट मैटर। तो यहाँ पर ये कह रहा है जब 3 डिस्चार्ज हो गए तो बाकी 2 डिस्चार्ज नहीं होंगे अपनी लायबिलिटी से, उनकी लायबिलिटी रहेगी।